हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीआर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एडीआर मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन की डेफिनीशन, मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन के क्या क्या टाइप्स और काइंड्स होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनीशन ऑफ आर्बिट्रेशन। ये डेफिनीशन हमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 2 क्लॉज ए में बताई गई है। आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन जो कि किसी परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया हो या ना किया गया हो। तो जैसा कि इस डेफिनीशन से हमें पता चलता है कि इसमें आर्बिट्रेशन के बारे में कुछ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट या कुछ भी बहुत ही डिटेल में नहीं बताया गया है। तो आइए अब हम आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ, आर्बिट्रेशन इज द मीन्स बाय विच द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट गेट द मैटर सेटल्ड थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ एन अग्रीड थर्ड पर्सन। जो यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ है उसके सेक्शन 2 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू दो पार्टीज जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है वो उस मैटर को सेटल करती हैं किसी थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन से। यानी कि वो दो पार्टीज एक थर्ड पर्सन अपॉइंट करती हैं अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट इज कैरीड आउट pursuant to an agreement to arbitrate to a dispute matter। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी अग्रीमेंट के थ्रू किया जाता है किसी भी डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए। द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिक्योरिंग एन अवॉर्ड ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट इशूड बाय रेफरेंस टू अ थर्ड पार्टी। अंडर द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन इम्पार्शियल आउटसाइडर who makes a decision which is usually binding on both parties। तो आर्बिट्रेशन का मतलब है किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू किसी मैटर को सॉल्व करवाना और उसके ऊपर एक अवार्ड सिक्योर करना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर हम कोर्ट जाते हैं तो जो भी डिसीजन आता है उसे हम जजमेंट कहते हैं। तो अगर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में कोई भी डिसीजन आता है तो उसे अवार्ड कहा जाता है। तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कोई भी एक डिस्प्यूट सबमिट किया जाता है एक इम्पार्शियल आउटसाइडर को, यानी एक इम्पार्शियल थर्ड पर्सन को, जो कि उस डिस्प्यूट के ऊपर अपना डिसीजन देता है जो कि यूजुअली पार्टीज पर बाइंडिंग होता है, यानी कि पार्टीज को वो फॉलो करना होता है। इन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन देयर इज हियरिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉज बिटवीन पार्टीज इन कंट्रोवर्सी बाय अ पर्सन और पर्सन्स चूजन बाय पार्टीज और अपॉइंटेड अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन इज एडजुडिकेशन, दैट इज वाई देयर इज नो चांस ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन अवार्ड्स। जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है उसमें हेयरिंग होती है और इसके बाद ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो दोनों पार्टीज़ का जो डिस्प्यूट है या जो कंट्रोवर्सी है उसका मेन कॉज क्या है, और ये डिटरमाइन किया जाता है किसी एक थर्ड पर्सन के थ्रू या ग्रुप ऑफ थर्ड पर्सन्स के थ्रू जो कि पार्टीज़ खुद चूज़ करती हैं या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो आर्बिट्रेशन का पर्पस है वो है एडजुडिकेशन करना, यानी कि किसी रिजल्ट पर आना। इसीलिए जो आर्बिट्रेशन है उसमें कोई भी चांस नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ का, यानी कि जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो उस डिस्प्यूट मैटर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इस मैटर पर एक अवार्ड, यानी कि अगर हम कोर्ट लैंग्वेज में कहें तो एक जजमेंट दिया जाएगा और वही दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगा। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशन के लिए कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं जिसके थ्रू हम आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला, देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बाय मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन। जो अग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में है उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा, यानी कि जो पार्टीज़ हैं जो एग्रीमेंट कर रही हैं वो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट करेंगी अपने अग्रीमेंट में, जिसमें ये मेंशन होगा कि अगर कभी भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में कोई एक डिस्प्यूट होना चाहिए। थर्ड, देयर इज़ आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़। डिस्प्यूट इस नेचर का होना चाहिए कि उस पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की जा सकें। फोर्थ,
डिस्प्यूट इज रिफर टू थर्ड पर्सन और पर्सन अदर देन कोर्ट। जो डिस्प्यूट है उसे थर्ड पर्सन को रिफ़र करना होगा सॉल्व करने के लिए, या ग्रुप ऑफ थर्ड पर्सन्स को रिफ़र किया जाएगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो डिस्प्यूट कोर्ट को रिफ़र नहीं किया जाएगा। फिफ्थ, पर्सन और पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आर्बिट्रेशन आर अंडर ऑब्लिगेशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बाय हियरिंग बोथ द पार्टीज। एक पर्सन या जो कई सारे पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं आर्बिट्रेशन पर्पस के लिए, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन्हें वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होगा दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, यानी कि दोनों पार्टीज़ का जो पक्ष है वो उन्हें सुनना होगा और उसके बाद उन्हें उस पर अपना जो जजमेंट है, अपना जो अवार्ड है वो देना होगा। तो अगर ये सब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तो आर्बिट्रेशंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन और कंपलसरी आर्बिट्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के बारे में। इन केस ऑफ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, द टू कंटेंडिंग पार्टीज अनेबल टू कंपोज देयर डिफरेंसेस देमसेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ द कंसिलिएटर और मीडिएटर agree to submit the conflict or dispute between them to be resolved by an impartial authority where they are ready to accept the decision of that authority। तो जो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है, इस केस में ये होता है कि जो दो पार्टीज डिस्प्यूट में हैं और वो अपना डिस्प्यूट खुद से रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं, या फिर जो बाकी के मीन्स हैं एडीआर के, जैसे कि कंसिलिएशन या मीडिएशन, उनके थ्रू भी वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं, और वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हाँ वो अपना डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टी को, यानी किसी थर्ड पर्सन को जो कि एक इम्पार्शियल अथॉरिटी है, उसे अपना डिस्प्यूट दे देंगे सॉल्व करने के लिए, और जो उसका डिसीजन आएगा वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो इसे हम वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कहेंगे। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला, वॉलेंट्री सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेटर्स, यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, उन्होंने अपना डिस्प्यूट वॉलेंट्रीली सबमिट किया हो आर्बिट्रेटर्स को, यानी कि दोनों पार्टीज़ ने इस बात पर अग्री किया हो कि जो उनके बीच डिस्प्यूट है उसे आर्बिट्रेटर्स को रिफ़र किया जाए। दूसरा, सब्सिक्वेंट अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ एन अवार्ड में नॉट बी नेसेसरी एंड बाइंडिंग। जो भी अवार्ड या जो भी डिसीजन इम्पार्शियल अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा उसका इन्फोर्समेंट या उसका बाइंडिंग होना कंपलसरी नहीं है। चौथा, voluntary arbitration may be especially needed for dispute arising under agreements। voluntary arbitration की नीड तब ज़्यादा अराइज होगी जब भी कोई डिस्प्यूट एग्रीमेंट्स के अंडर अराइज किया हो। अब हम बात करेंगे कंपलसरी आर्बिट्रेशन के बारे में। इन केस ऑफ कंपलसरी आर्बिट्रेशन, पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू आर्बिट्रेट विदाउट एनी विलिंगनेस ऑन देयर पार्ट। If one of the parties thinks aggrieved by an act of the other, then the particular party can apply to the appropriate government to refer the dispute to an adjudication machinery। जैसा कि हमने वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में पढ़ा था कि पार्टीज़ म्यूचुअली अग्री करती हैं अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को रिफ़र करने के लिए। कंपलसरी आर्बिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के किसी भी एक्ट से अग्रीव फील करती है तो वह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है कि वो जो डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन के लिए रिफ़र कर दें किसी एडजुडिकेशन मशीनरी को। In case of following conditions, the parties under compulsory arbitration are forced to arbitration by the state। नीचे दी गई कंडीशंस अगर अराइज होती हैं तो जो पार्टीज़ कंपलसरी आर्बिट्रेशन के अंडर हैं, स्टेट उन्हें फोर्स करता है आर्बिट्रेशन के लिए। पहली कंडीशन है, इफ़ द पार्टीज़ फेल टू अराइव एट सेटलमेंट बाय वॉलेंट्री मेथड। अगर पार्टीज़ किसी भी सेटलमेंट पर अराइव नहीं कर पाई हैं वॉलेंट्री मेथड के थ्रू। दूसरा, इफ़ देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी which requires that wheels of production should not be obstructed by frequent work stoppages। अगर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री या ट्रेड यूनिट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बाद अगर जो वर्क है वो रुक जाता है तो एक तरीके से ये नेशन के लिए नेशनल इमरजेंसी हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज होती है तो स्टेट उन पार्टीज़ को फोर्स कर सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। तीसरी, इफ़ इंडस्ट्रीज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर इन्वॉल्व। अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वो इन्वॉल्व हैं इन डिस्प्यूट में तो स्टेट फोर्स कर सकता है पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन के लिए। चौथी, इफ़ द पार्टीज़ आर इल बैलेंस्ड वेयर द यूनियंस आर इल ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरलेस एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर इन द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट। अगर जो पार्टीज़ हैं वो इल बैलेंस्ड हैं, जो यूनियंस हैं पार्टीज़ के वो इल ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनके पास कोई पावर नहीं है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो कैपिटलिस्ट के हाथ में है, तो भी स्टेट पार्टीज़ को कंपलसरी आर्बिट्रेशन के लिए फोर्स कर सकता है।
अगर कंट्री में कोई ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, इफ़ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द वर्किंग कंडीशंस आर डिजायर्ड टू बी सेफगार्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट या जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो स्टेट के थ्रू सेफगार्ड करनी है, तो भी स्टेट जो है वो पार्टीज़ को फोर्स कर सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के क्या क्या काइंड्स हैं? जनरली आर्बिट्रेशन इज ऑफ 7 काइंड्स। इसको याद करने के लिए एक बहुत ही ईजी और सिंपल सी ट्रिक है। मैंने एक एब्रीवेशन बनाई है जिसके थ्रू आप जो काइंड्स हैं 7 काइंड्स आर्बिट्रेशन के, उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। FCI सेट, FCI सेट। अगर हम जितने भी काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन हैं उनके फर्स्ट लेटर को लें तो ये एब्रीवेशन बनती है FCI सेट। अब इसको हम फुल फॉर्म में देखते हैं तो F जो है वो स्टैंड करता है फॉरेन आर्बिट्रेशन के लिए, C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, I फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, S स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, A एडहॉक आर्बिट्रेशन, I इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड D डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। तो FCI सेट के थ्रू हम जो 7 काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन है उसे ईजिली याद कर सकते हैं। अब हम इन सभी काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन आर्बिट्रेशन के बारे में। When an arbitration proceeding is conducted in a place outside India, it is called foreign arbitration। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इंडिया के बाहर कंडक्ट की जा रही है तो उसे हम फॉरेन आर्बिट्रेशन कहेंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन। इट इज़ एन आर्बिट्रेशन वेयर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन choose to incorporate an arbitration clause as the part of an agreement to refer the future or existing disputes differences to a named arbitrator or arbitrators to be appointed by a designated authority। तो कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इस काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन में वो अपने अग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट कर लेती हैं, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं जिसमें ये चीज़ लिखी होती है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस अराइज होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में तो वो किन आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को रेफ़र किया जाएगा और कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जो उस आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेगी। अब थर्ड काइंड की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इफ़ द आर्बिट्रेशन क्लॉज रिफर्स टू द आर्बिट्रेशन टू अ नेम्ड इंस्टीट्यूशन of which one or more of them are members, such named institution have their own published rules and with the consent of the parties can appoint arbitrators from among the panel of professional arbitrators। अगर जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो आर्बिट्रेशन है वो रेफ़र किया जाएगा किसी इंस्टीट्यूशन को और उसके द्वारा आर्बिट्रेशन किया जाएगा, तो जो भी डिस्प्यूट है वो उस नेम्ड इंस्टीट्यूट को रेफ़र कर दिया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके ओन सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ये पार्टीज़ की कंसेंट से अपने प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर्स में से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं उस डिस्प्यूट के लिए। फोर्थ काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। इट इज़ अ मैंडेटरी आर्बिट्रेशन विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द पार्टीज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन सच अ केस द पार्टीज हैव नो ऑप्शन एज सच बट टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड। इस टाइप के आर्बिट्रेशन में पार्टीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उन पर आर्बिट्रेशन लॉ के थ्रू इम्पोज किया जाता है। उन्हें आर्बिट्रेशन मानना ही मानना होगा, उन्हें आर्बिट्रेशन प्रोसेस करना ही करना होगा। तो जितने भी आर्बिट्रेशन के काइंड्स हमने पढ़े उनमें से स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन अलग है। क्यों? क्योंकि जो पार्टीज़ की कंसेंट है वो नेसेसरी नहीं है, ये एक कंपलसरी फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन है और ये पार्टीज़ पर बाइंडिंग है। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, यानी कि जो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है उसके कुछ प्रोविजंस कुछ एक्ट्स में दिए गए हैं, जिनमें से एक एक्ट है सेक्शन 31 ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, सेक्शन 24, 31 एंड 32 ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 एंड सेक्शन 43 क्लॉज सी ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ये जितने भी एक्ट्स हैं इनमें प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन से डील करते हैं। फिफ्थ काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन है एडहॉक आर्बिट्रेशन। When a dispute arises between the parties in the course of commercial transactions and same could not be settled friendly by negotiation in the form of conciliation or mediation, in such case ad hoc arbitration may be sought by the conflicting parties।
एडहॉक आर्बिट्रेशन कहता है कि अगर किन्हीं दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वो किसी भी फ्रेंडली मेथड के थ्रू यानी कि नेगोशिएशन मेथड्स के थ्रू जो कि है कंसिलिएशन या मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो जो वो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं वो अपने मैटर को रिफ़र कर सकती हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन के लिए। सिक्स्थ काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अ फॉरेन इंग्रेडिएंट इज फाउंड इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन when at least one of the parties involved in the dispute is resident outside India or subject matter of dispute is related to a place outside India, such arbitration is treated as international arbitrations. तो international arbitration का मतलब है कि इसमें एक फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, यानी कि अगर जो दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है उनमें से अगर एक पार्टी बाहर की है यानी इंडिया के बाहर की है, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, जिस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट है वो इंडिया से बाहर है, तो इसको हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहेंगे। सो सेवेंथ एंड लास्ट काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन विच अकर्स इन इंडिया इज जनरली टर्म्ड एज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। तो डोमेस्टिक, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि जो भी आर्बिट्रेशन इंडिया के अंदर होता है उसे हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहते हैं। दिस इज व्हेन द सब्जेक्ट मैटर, रादर स्कोप ऑफ एग्रीमेंट, the merits of the dispute and the procedure for arbitration are all governed by Indian law, or when the cause of action for the dispute has arisen wholly in India or where the parties of commercial transactions are otherwise subject to Indian jurisdiction. यानी कि जब जो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर है या जो डिस्प्यूट की जो पार्टीज़ हैं वो सब इंडियन लॉ के थ्रू गवर्न होती हैं, या कि जो डिस्प्यूट है वो अराइज हुआ है इंडिया में ही वोली या पार्टली, तो इसे हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे। जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो सब्जेक्ट टू इंडियन जुरिस्डिक्शन है और उस पर इंडियन लॉज अप्लाई होते हैं, तो इसे हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में हमने बात करी आर्बिट्रेशन के बारे में, आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के टाइप्स और काइंड्स। आई होप आपको आज की वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।